अस्सलाम वालेकुम। आरबीएस बिज़ रिसर्च एकेडमी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगा। ये वीडियो लेक्चर नंबर 10 है जिसमें हम बात करेंगे ईएफए यानी एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस को किस तरह रन करें। दोस्तों, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस रन करने की दो मकासद हो सकते हैं कि एक ये कि डेटा रिडक्शन यानी आपका डेटा रिड्यूस करना चाह रहे हैं, और एक ये है कि आप एक क्लियर पैटर्न लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें हम इसमें एक्चुअल फैक्टर एनालिसिस अक्सर तो हम रन करते हैं हिडन लेटेंट वेरिएबल पे। तो वह हमें ये नहीं पता होगा कि कौन से आइटम्स किस फैक्टर के हैं। तो यहाँ पे हमें एक क्लियर पैटर्न मिल जाता है कि जहाँ पे हम समझ सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल या जिससे हम ये समझ सकते हैं कि कौन सा आइटम कहाँ कहाँ के लोड होके एक फैक्टर बना के दे रहे हैं हमें। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि आप हमें एक क्लियर पैटर्न मिल रहा है यहाँ पे। जितने भी आइटम इस इमेज में आप देखें, वो आइटम अपने अपने वेरिएबल पे लोड हो रहा है। इस किस्म का हमें एक क्लियर पैटर्न चाहिए, क्योंकि जैसे हमें क्लियर पैटर्न मिल जाएगा तो हम इसको फर्दर एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्दर एनालिसिस का मकसद ये है कि हम इस पे सीएफए यानी कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पे इस तरह की इक्वेशन मॉडलिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, या इसके अलावा आप इसको मल्टीपल रिग्रेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ईएफए के रिजल्ट्स हम फर्दर एनालिसिस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी क्वेश्चनियर डेवलपमेंट के लिए भी ये काम आ सकता है कि आपने कोई डेटा कलेक्ट कर लिया हो, आप कोई न्यू क्वेश्चनियर डेवलप करना चाहते हैं, तो इसकी वजह से आप वो क्वेश्चन भी डेवलप कर सकते हैं। ये कुछ एप्लीकेशंस थी ईएफए की। ईएफए वैसे तो आप तकरीबन मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी यहाँ पे स्पीसीज भी कर सकते हैं, लेकिन जवूमी आप में यानी स्पीसीज को ईएफए को काम करना बहुत आसान है, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है आपके लिए। ठीक है जी, तो आए अपने यहाँ यानी अमली काम शुरू करते थे, लेकिन इससे पहले मेरा नाम डॉक्टर रहीम बख्श सुमरो है, और मेरा ताल्लुक शाहबूदी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस इंटरफेस के साथ हमें एक डेटा अटैच करना होगा। तो डेटा है हमारे पास एस ए क्यू, यानी स्टैटिस्टिकल एंजाइटी क्वेश्चनियर। आज आप देख रहे हैं कि कितनी यानी स्टेटिस्टिक्स को समझने के लिए कितनी एंजाइटी होती है स्टूडेंट्स में, वो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए यानी स्टेटिस्टिक कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो चलें इस डेटा को अटैच कर लेते हैं। आपने डेटा अटैच कर लिया, तो इसके कुछ वेरिएबल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास इसमें टोटल 23 हमारे पास आइटम्स आ रहे हैं, और हर आइटम की आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें उसकी डिस्क्रिप्शन भी मिल रही है। ठीक है जी, हम अब एनालिसिस में आते हैं फैक्टर, और उसके बाद एक्सपोर्ट इफेक्ट एनालिसिस भी गए। जैसे ही हमें गए तो ये हमें मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल रहे हैं। नॉर्मली यही ऑप्शन आपको स्पीसीज में भी मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि डेटा को यानी इस विंडो से इस विंडो में आपने माइग्रेट करवा देना है। जितने भी आइटम एक्सक्लूड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, यानी आपने मीन यानी आपने जेंडर, एजुकेशन, इस किस्म के जो भी डिस्क्रिप्टिव आइटम्स है वो आपने यहाँ पे नहीं लेने, सिर्फ स्केल के। ठीक है, आप जैसे कर दिया तो आपको एक छोटा सा यहाँ पे प्रोसेस मिल गया। अब देखिए, इनिशियली ये कह रहे हैं कि आप हमारे पास इस डेटा के मुताबिक 6 यानी 6 फैक्टर्स यानी इन्होंने क्रिएट कर दिए, लेकिन हमें देखना है कि हमारे क्वेश्चनियर में कितने फैक्टर्स हैं। तो हमारे क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो 4 फैक्टर हमारे पास मिलते हैं। इसमें है फियर ऑफ कंप्यूटर्स, फियर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फियर ऑफ मैथमेटिक्स और फियर एवोल्यूशन। हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो आइटम है हमारे 23 आइटम, कौन सा आइटम कहाँ पे लोड हो रहा है। फिर हम उन आइटम जहाँ जहाँ भी आइटम लोड होंगे, तो वहां से हम देखेंगे कि ओवरऑल इस आइटम में क्या पूछ रहा है, तो उसके मुताबिक हम एक फैक्टर को नाम दे देंगे। तो हमें 4 फैक्टर चाहिए, यहाँ पे 6 फैक्टर हैं। ठीक है, किस तरह रिड्यूस करें ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि थोड़ी सी मैं आपको एक और बात बता दूं कि फैक्टर एनालिसिस एक डिपेंडेंस टेक्निक है, जिसमें सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसमें यह भी हम समझते हैं कि कोई भी इंडिपेंडेंट और कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इस किस्म में कोई भी तफरीक हम नहीं कर सकते, सारे हमारे पास वेरिएबल हैं। तो ये एक इसके लिए लाज़िम है कि आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि 200 से ऊपर अगर आपके पास हो, ये फेयर डेटा सेट, अगर 300 से ऊपर है तो ये गुड डेटा। यानी फैक्टर एनालिसिस के लिए जितना ज़्यादा डेटा होगा उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और या अल्टरनेटली कम से कम एक ऑब्जर्वेशन यानी यानी आइटम के लिए कम से कम आपके पास 10 ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए। अब हमारे पास कुछ चीजें आ रही मेथड्स। अब मेथड्स कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, हमारे पास यहाँ पे 3 मेथड्स हैं। मिनिमम रेजिडुअल, यानी मिनिमम रेजिडुअल इस तरह समझें कि ये जिस तरह हम काम करते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड रिग्रेशन, तो इस तरह ये काम करता है। प्रिंसिपल एक्सेस है आपके पास,
और हमारे पास ये है कि मिनिमम लाइक्लीहुड। अब मिनिमम लाइकली मैक्सिमम लाइक्लीहुड अप्रोच जो है ना वो यानी ये अक्सर औकात में आपको एक अच्छे रिजल्ट दे देती है। तो बेहतर है कि आप मैक्सिमम लाइक्लीहुड को ही चूज करें। मैं यहाँ पे इसको चूज कर रहा हूँ। इसके अलावा रोटेशन मेथड्स कौन से होने चाहिए? रोटेशन क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए यहाँ पे हमें ये रोटेशंस के मिल रहे हैं हमारे पास। देखिए ये क्या हो रहा है कि यहाँ से ये रोटेशन हो रही है, आप ये एरो देख रहे हैं कि ये एक एक प्रोसेस में जा रहे हैं, आपके क्लॉक वाइज आपके जा रहे हैं, यानी ये इस तरह डेटा आपका ये डेटा सेट है, आपकी डॉट्स ये रेड और ये जो ग्रीन लाइट ग्रीन है ये आपके डेटा सेट है। देखिए आप ये एक तरफ में ही सारे हो रहे हैं और इसमें आप ऑब्लिक रोटेशन में आप देख रहे हैं कि एक दूसरे को क्रॉस भी कर रहे हैं, आपकी क्रॉस वाइट और एंटी क्लॉक, यानी ये डेटा को इस तरह रोटेट करके करके आपको रिजल्ट दे देते हैं। तो हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे वेरी मैक्स को चूज कर लेते हैं। वैसे आप देखें कि जो भी आप डेटा इस्तेमाल करें आप उसमें देखिए थ्योरी आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि कौन सा एक्सट्रैक्शन मेथड होना चाहिए और कौन सा रोटेशन मेथड्स होना चाहिए। यहाँ पे मैं ये दो जो रोटेशन मेथड्स और एक्सट्रैक्शन मेथड जो भी है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास है नंबर ऑफ द फैक्टर्स, यानी तीन टाइप तरह से हम नंबर ऑफ फैक्टर्स दे सकते हैं। एक है बेस्ड ऑन पैरेलल एनालिसिस, यानी उसके साथ ही एक और एनालिसिस भी हो रहा है। वो किस तरह नो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इन दिस स्टडी द नंबर ऑफ द फैक्टर्स ऑपरेट फ्रॉम द पैरेलल एनालिसिस मेथड यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग द नंबर ऑफ द फैक्टर्स इन द एक्सप्लोरेटरी फैक्टर, यानी पैरेलल एनालिसिस एक तरीकेकार है जिसकी मदद से हम फैक्टर्स ढूंढ सकते हैं ईएफए में। आप किसको कंपेयर करते हैं? इज कंपेयर्ड विद द फैक्टर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आइगन वैल्यू और स्क्रीन प्लॉट, यानी स्क्रीन प्लॉट आइगन वैल्यू की मदद से जो फैक्टर आप लेते हैं और पैरेलल एनालिसिस की मदद से जो आप फैक्टर लेते हैं एक दूसरे को कंपेयर कर देते हैं। अब पैरेलल एनालिसिस क्या है कि वो भी पैरेलल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द रैंडम जनरेशन डेटा, यानी सॉफ्टवेयर रैंडमली कुछ डेटा जनरेट कर देता है which is parallel to the actual data, जो एक्चुअल डेटा से जो वो डेटा से जो आपने अटैच कर लिया जिस पे आप उसके साथ वो कंपेयर करता है उसको। अब ये डेटा सेट जो आपका रैंडम डेटा सेट किस तरह जनरेट होता है, ये है मोंटी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक की मदद से ये एक यानी आधा डेटा सेट का वो जनरेट कर देता, फिर इन दोनों को कंपेयर करके आपको रिजल्ट दे देता है। तो अगर आप इसके मुताबिक काम करना चाहते हैं, आप देखिए आपके पास आपके पास है फैक्टर, लेकिन हमें चार फैक्टर चाहिए। तो इसके अल्टरनेटली क्या कर सकते हैं आप? बेस्ड ऑन आइगन वैल्यू, तो आइगन वैल्यू यहाँ पे 0 थे, हमारे पास 9। तो लिटरेचर जो हमें सजेस्ट करता है वो कि कम से कम एक आइगन वैल्यू जरूर हो, उसके मुताबिक आप मेजर करें। अगर इसके मुताबिक मेजर करते हैं तो हमारे पास हमें एक ही फैक्टर मिल रहा है। ठीक है जी। तो यानी ये भी हमारे हमारी काम की नहीं हुई। तो अगर हम कुछ यानी लिटरेचर में ये भी आ रहा है कि आप 0.7 पे भी कर सकते हैं। जोलिफी वो कहते हैं कि जो रिसर्च वो कहते हैं कि आइगन वैल्यू 1 बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरियन है, आप बेहतर है कि आप 0.7 पे जाएं। 0.7 पे जाते हैं तो हमें दो फैक्टर मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मसला नहीं हल हो रहा। तो बेहतर है कि हम फैक्टर फिक्स फैक्टर की तरफ जाएं, यानी जितने हमें फैक्टर चाहिए हम कहेंगे कि यार हमें 4 चाहिए तो हम वो 4 बना के देंगे। देखिए इस तरह आपके पास 4 फैक्टर बन गए। तो आपने ये भी देखना है कि आपके पास क्वेश्चनियर में कितने आइटम्स हैं, कितने फैक्टर्स हैं जिस पे हैं। यानी हम एक काम करते हैं एक मॉडल पे, अगर मॉडल में आपके पास 4 वेरिएबल हैं तो आप कोशिश करें इसको यहाँ पे 4 रखने को, आपको 4 फैक्टर मिल जाएंगे। फिर ये होगा कि हर एक वेरिएबल के आपके पास कुछ न कुछ आइटम मिल जाएंगे आपके। देखिए मैं फिर भी वजाहत करता जाऊं कि ये एक एक्सप्लोरेटरी टेक्निक है, आप चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ आगे चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास अजम्पशंस हैं, बार्टलेस टेस्ट ऑफ स्पेसिटी और केएमओ। अब बार्टलेस टेस्ट ऑफ स्पेसिटी क्या करता है कि ये चेक करता है कि नॉर्मलिटी, ये एक नॉर्मलिटी चेकर है कि आपका डेटा नॉर्मल है या नॉन नॉर्मल है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास केएमओ, केएमओ हमें ये बताता है कि जो डेटा आप यूज कर रहे हैं क्या ये डेटा ईएफए के लिए काबिल है या नहीं। यानी तो यहाँ पे अगर ये हमारे पास एक वैल्यू है 0.7, अगर केएमओ 0.7 या इससे ज्यादा है तो बखूबी आप इस डेटा पे ईएफए रन कर सकते हैं। अगर 0.6 है फिर भी कर सकते हैं, लेकिन 0.6 से कम होगा तो आप इस पे ईएफए रन नहीं कर सकते। अगर आप ईएफए रन करना चाह रहे हैं तो आप लोग क्या करना है कि आपने और डेटा कलेक्ट करना है।
वो डेटा उस डेटा के साथ अटैच करें, फिर आप इसको ये टेक्निक रन कर देते हैं। फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि एक्सप्लोरेटिव फैक्टर एनालिसिस एक यानी ये इसकी रिक्वायरमेंट ये कि ये एक बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो रिक्वायर करता है। ठीक है जी। इसके अलावा ये है हमारे पास सॉर्ट लोडिंग। जैसे आप इसको क्लिक करें तो चीज़ें आपकी सॉर्ट हो जाएंगी। इसको अनक्लिक करें तो यानी वो अनसॉर्टेड होंगी। अब सॉर्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्ट करके देता है। ठीक है जी। अब हमारे पास हाई लोडिंग। देखिए यहाँ पे हमारे पास 23 आइटम्स हैं। हमारे पास हर एक आइटम यहाँ पे लोड हो रहा है, क्योंकि आप देखिए हाई लोडिंग 0.3 से कम होगा वो हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा। लेकिन कोई भी यहाँ पे 0.3 से हमारे पास कम नहीं है। तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आप इसको 4 पे रख दें, तो हो सकता है कुछ आइटम हाइड। अब देखिए कुछ आइटम हमारे पास हाइड हो चुके हैं, यानी वो आइटम जिनकी लोडिंग 0.3 से कम है। ये देखिए यहाँ पे ये आपकी कम आ रही, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 23, इसकी लोडिंग 0.3 से 0.4 से कम थी, इस वजह से ये हाइड हो चुके। इससे पहले ये जाहिर हो रहे थे क्योंकि इनकी जो आपकी लोडिंग थी वो 0.3 से ज्यादा थी। अब ये आपको नजर आ गए। अब हमें क्या कि क्योंकि आप देखिए एक तरीका है गीगो, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन रोजेज आउट नहीं हो सकता। तो बेहतर है कि आप उसको 4 पे रखते हैं। मैं तो अक्सर औकात भी 0.5 रख देता हूँ, फिर जिससे ये होता है कि हमें एक अच्छा पैटर्न मिल जाता है। देखिए यहाँ पे तो आपके पास क्लियर पैटर्न आ गया 0.5 पे। लेकिन ठीक है आप 0.4 पे रख दें तो फिर भी ठीक है, क्योंकि अगर आप 0.4 पे रखें 0.5 पे रखेंगे तो आप जब इस पे सी पे अप्लाई करेंगे या इस स्ट्रक्चर इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कुछ आइटम आपको डिलीट करना पड़े, क्योंकि हो सकता है उनकी रिलायबिलिटी कम हो। तो बेहतर है कि यहाँ पे वो खत्म करके आगे बढ़े। ठीक है जी। इसके अलावा हमें फैक्टर समरी भी चाहिए, फैक्टर कोरिलेशन भी चाहिए, मॉडल फिट भी चाहिए, इनिशियल आइगन वैल्यू इसकी प्लॉट भी चाहिए, ये सारी चीजें भी हमें चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं हमें। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन फैक्टर नंबर 1 पे भी लोड हो रहा है और ये फैक्टर नंबर 4 पे भी लोड है। इसको हम कहते हैं क्रॉस लोडिंग, यानी एक फैक्टर एक आइटम आपके दो एक से ज्यादा फैक्टर पे लोड हो रहा है। तो हम जब इसको लेके जाएंगे तो हमें क्या पता कि इसको कहाँ रखना है। तो बेहतर ये है कि आप इसको एक्सक्लूड कर दें एनालिसिस से। इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 भी जो है वो क्रॉस लोडिंग हमें नजर आ रही है, यानी पैटर्न तो हमें काफी अच्छा मिल रहा है लेकिन वो इस वक्त इतना क्लियर नहीं है कि क्योंकि हमें डबल लोडिंग खत्म करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 3 को यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे एनालिसिस से। तो देखिए हमें एक और अच्छा पैटर्न मिल गया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 को भी हम, क्योंकि ये भी क्रॉस लोडिंग पे आ रहा है, तो इसको भी हम यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये भी एक्सक्लूड हो गया। तो हमें कुछ और अच्छा पैटर्न मिल गया, लेकिन फिर भी मसला आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 भी वही मसला कर रहा है। तो क्वेश्चन 18 को भी हम यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है जी। ओ क्वेश्चन नंबर 7 फिर क्रॉस लोडिंग पे आ रहा है। देखिए इस तरह आपको ये काम करना है, जहां भी आपको क्लियर पैटर्न मिले आपने वहां तक रुक जाना है, वहां ना, जहां भी आपको क्रॉस लोडिंग मिलती जाए आपने वो आइटम डिलीट करते जाना है। अब देखिए हमारे पास बिल्कुल क्लियर पैटर्न चाहिए, यही पैटर्न हमारा मकसद था। अब इसके जो आइटम्स हैं वो देखें कौन सा आइटम है, फिर हम इसको फर्दर एनालिसिस के लिए भी आप लेके जा सकते हैं। अब हमारा मकसद पूरा हो गया, जो हम क्लियर पैटर्न लेना चाहते थे कि एक पिक्चर का, यानी हर एक वेरिएबल अपनी अपनी जगह पे लोड हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे तकरीबन ये हो रहा है कि जो भी आइटम अपने अपने फैक्टर पे लोड हो रहे हैं, तो ये काम होता है वेरीमैक्स का। वेरीमैक्स का ये काम भी है रोटेशन का कि जो वेरी आइटम्स है वो तकरीबन यानी इक्वली वो हर एक फैक्टर पे लोड कर देता है। लेकिन अगर हम इसमें ऑब्लिवम कर देंगे तो आप देखें कि फिर भी कुछ आइटम्स आपके हो गए। अगर आप इसमें कुछ और देखना चाहते हैं, ठीक है जी, तो कमोबेश आपको रिजल्ट्स वही मिल रहे हैं जो भी आप इसमें कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्वाडी मिक्स कर दिया तो इसने क्या कहते हैं, ज्यादातर जो हमारे पास आइटम है इन्होंने फैक्टर नंबर 1 पे लोड कर दिया। तो यानी ये एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी आइटम्स की। तो बेहतर ये है कि आप इसमें वेरी मैक्स को करके देंगे तो आपको एक अच्छा क्लियर पैटर्न मिल जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास है यूनिकनेस। अब यूनिकनेस क्या चीज है मैं आपको ये समझा देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे पास यूनिकनेस मिल रही है हमारे पास। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कॉलम यूनिकनेस रिफर टू द अमाउंट ऑफ द वेरिएंस इन दैट आइटम
एक अनएक्सप्लेन्ड बाय द फैक्टर, जो यानी जो फैक्टर यहाँ पे ये देख, ये जो हमारे पास यानी ये वो यानी अमाउंट ऑफ द वेरिएंस है जो एक्चुअली अनएक्सप्लेन्ड है, यानी वो जो नहीं हुआ। वो जो एक्सप्लेन्ड वेरिएबल वो कहाँ से मिलेगा, वो हम कहेंगे कि इनिशियली हम ये कहते हैं कि कम्युनिटी, हाँ ये अदरवाइज हम यूनिकनेस कहेंगे कि ये एक कम्युनिटी का वैल्यू है। कम्युनिटी हम इनिशियल कम्युनिटी ये अज्यूम कर लेते हैं कि हर एक का वेरीज 100% है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 1 है, 1 में से हमने ये माइनस कर दिया तो हमारे पास एक्सप्लेन पार्ट है वो 0.6, यानी 63% ये एक्सप्लेन कर रहा है और 36% ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो यानी इस तरीके से ये जो हमारे पास आ रहे हैं ये अनएक्सप्लेन्ड है। अब ये 1 माइनस 0.55 करेंगे तो जितना हमारे 0.45 आएगा तो वो हमारा एक्सप्लेन्ड हो चुका और ये हमारा अनएक्सप्लेन्ड है, यानी ये हम इसको कहते हैं कि ये हमारी, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारी कम्युनिटी है लेकिन अनएक्सप्लेन्ड कम्युनिटी है। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास ये फैक्टर यानी ये आ रहे हैं एसएस लोडिंग, ये है हमारे पास आइगन वैल्यू, यानी 4 फैक्टर जिनका आइगन वैल्यू 1 से ज्यादा है तो उनमें वो आइगन वैल्यू आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये इनका कोरिलेशन वैल्यू है, ये आप तब कोरिलेशन को देखेंगे जब हम अप्लाई करेंगे ऑब्लिविन। हमने अप्लाई किया हुआ है वेरीमेक्स, तो हम इसको ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास। ठीक है जी। इसके अलावा आप मॉडल फिट में जाएंगे तो मॉडल फिट ये अक्सर तौर पे हम जब सीए पे अप्लाई करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि थोड़ी सी। तो यहाँ पे ये रैमजी है, यानी इसको कहते हैं कि रूट मीन स्टैंडर्ड एरर। ये कॉमनली यूज फिट स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा यानी फिट इंडेक्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसकी वैल्यू 0.6 इंडिकेट क्लोज फिट। अब ये 0.6 से भी कम है, 0.06 सॉरी 0.06 से कम होगा तो ये इंडिकेट कहता है क्लोज फिट। अगर ये 0.08 तक हो तो हम इसको कॉमनली एक्सेप्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट शायद नहीं कर सकते। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है TLI, ये है टक्कर ल्यूइस इंडेक्स, यानी ये होता है 0.9 या इससे ऊपर हो तो ये ठीक है, तो ये 0.9 या इससे ऊपर ठीक है। तो ये एक दो मैयर थे आपके पास, और इसके अलावा मॉडल टेस्ट अगर ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये है आपका असम्पशन चेक, यानी जो आपने बार्टलेट टेस्ट ऑफ स्पेसिटी की बात की थी वो भी हमारा सिग्निफिकेंट आ रहा है, क्योंकि ये पी वैल्यू 0.001 है जो 0.05 से भी कम है। और एक और हमारे पास है केएमओ मेजर एडिक्वेसी, तो ये आ रहा है 0.9, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए था 0.7, लेकिन 0.9 तो हमें खुश होना चाहिए कि हम इस डेटा पे बआसानी यानी ये के यानी फैक्ट एनालिसिस रन कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये मिल रहा है हमें आइटम वाइज, हर एक आइटम का हमें एम एस यानी के एम हमें मिल रहा है। अगर बात करेंगे स्पीसीज की तो हमें स्पीसीज में सिर्फ यानी ओवरऑल मिलता है, और ये यानी आइटम वाइज हमें नहीं मिलता। थोड़ा सा और नीचे जाएं तो हमें और क्या मिलता है यहाँ पे। चलें जी, ये आइगन वैल्यू हुआ कि आपकी सारी हमें चार यानी ओरिजिनल यहाँ पे देखिए एक ही आइगन वैल्यू मिलेगा, यानी आइगन वैल्यू के मुताबिक हमें एक ही फैक्टर मिलेगा, लेकिन हमने इसको कहा है कि हमें चार फैक्टर चाहिए, तो इस वजह से ये हमारे काम की चीज नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ये आइगन वैल्यू के साथ स्किल प्लॉट भी यही बात कर रहा है कि देखिए ये 1 है यहाँ पे आइगन वैल्यू के मुताबिक, तो हमें एक ही फैक्टर, तो यानी स्किल प्लॉट भी नहीं, हमें असल में चाहिए था चार फैक्टर, हमने इसको चार, तो इस वाले से ये स्किल प्लॉट भी हमारे लिए काम का नहीं है। लेकिन अगर देखें, अगर हम आइगन वैल्यू के मुताबिक चलते हैं तो अब वो हमें स्किल प्लॉट और ये इनिशियल आइगन वैल्यू बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं, क्योंकि आइगन वैल्यू के मुताबिक हमारे पास एक ही फैक्टर होना चाहिए, और यहाँ पे भी हमारे पास एक ही फैक्टर है आइगन वैल्यू, इससे ऊपर हमारे पास एक ही फैक्टर है। लेकिन हमने सॉफ्टवेयर को कहा कि हमें चार फैक्टर चाहिए, तो इस वजह से वो चार फैक्टर हमें मिल चुके हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी कि किस तरह हम जर्मनी पे अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट को कैसे समझ सकते हैं। और फिर मैं आपको एक और फाइल दिखा देता हूँ कि ये जो हमें जितने भी आइटम हमें मिले हैं यहाँ पे, यानी ये, तो हम इससे किस तरह अपने फैक्टर बना ले। तो ये देखिए हमें ये मिल गए क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 7, अब ये इनके सारे आइटम हमें मिल रहे हैं। अब इन सबको यानी हमने देखा तो ये हमें बात करें कि ये फैक्टर है आपका फियर ऑफ कंप्यूटर, यानी जो हमने जो ये नंबर 1, हम इसको फैक्टर को नाम देंगे फियर ऑफ कंप्यूटर, यानी आप इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो अक्सर औकात पे आपको कंप्यूटर के हवाले से ही बात होगी।
देखें, यहाँ पे देखें, आई हैव लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ कंप्यूटर, आ गया कंप्यूटर। एसपी सेज ऑलवेज क्रैश मी व्हेन आई ट्राई टू यूज इट, ऑल कंप्यूटर्स हेट मी। इसके अलावा दिविसा आई आई वरी दैट आई विल कॉज irreparable डैमेज बिकॉज ऑफ मेजर इनकम, यानी सारी जो है वो बात कर रहे हैं आपकी कंप्यूटर, तो हम इसको नाम दे देंगे फियर ऑफ कंप्यूटर। एक और फैक्टर जो हमें मिल गया ये है फियर ऑफ स्टेटिस्टिक्स। तो स्टेटिस्टिक की बात इसमें भी हो रही है, इसमें भी आप जितने भी ये पढ़ेंगे हर एक में स्टेटिस्टिक की बात हो रही है। और ये है आपकी मैथमेटिक्स, ये तीनों में मैथमेटिक्स की बात आ रही है, तो हमने इस फैक्टर का नाम रख दिया फियर ऑफ मैथमेटिक्स। आखिर में है पीर एवोल्यूशन, तो ये सारी हमारी पीर एवोल्यूशन की आइटम्स हैं। अब इसके बाद एक मॉडल बना के आप इसको यानी इस पे आप मल्टीपल रेगुलेशन भी रन कर सकते हैं, या आप इस पे सी पे या आप इस पे इस तरह की क्वेश्चन मॉडलिंग भी रन कर सकते हैं। सो बाय द वे ये डेटा, ये सारे फाइल मैंने सारे इस वीडियो के नीचे लिंक में रख दिए हैं, अगर आप चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक करके आप ये सारे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा हो, अगर कुछ सीखा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू वेरी मच।